हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक का भाग 2। क्लास हमारी दूसरी है। ये पहली क्लास थी हमारी भूमिका से संबंधित। आज करेंगे प्रकरण 1 का सामान्य परिचय। इसमें कौन से हमारे इम्पोर्टेंट तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और साथ में हम क्या करेंगे, मेन प्लस प्री दोनों के किस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से क्वेश्चन बनते हैं और उन्हें कैसे लिखना चाहिए, कैसे आंसर देना चाहिए, इन सब के बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी परीक्षा दे रहे तो यह बुक उन सब के लिए रामबाण है। और आज तक इतनी सरल भाषा में किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ऐसे नोट्स नहीं बताए होंगे जैसे मैं बता रही हूँ। तो एक बार जरूर क्लिक करिए। तो ये थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रकरण के 2 पेज। यह है पाठ हिंदी साहित्य के इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को वीर गाथा काल के प्रकरण 1, जिसमें सामान्य परिचय का आरंभ का अंश है। तो इससे पहले मैंने 2 पेज आपको दिखाए प्रकरण 1 के। आदिकाल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। तो यहाँ से हम हमारे क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलूंगी मैं, सरल और सिंपल भाषा में। नोट्स मैंने ये तैयार किए हैं, तो आपको भी अपने नोट्स ऐसे ही तैयार करिए। हिंदी साहित्य का आविर्भाव, यानी कि हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है वो कब से, कैसे और कहाँ से मानी जाती है। तो अपभ्रंश से शुरुआत है। हिंदी साहित्य के आविर्भाव का मतलब अर्थ होता है शुरुआत। तो हिंदी साहित्य की जो शुरुआत हुई वो अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ प्राकृत की अंतिम और अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। काव्य के रूप में जिस प्रकार गाथा कहने से प्राकृत गाथा का बोध होता था, उसी प्रकार दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश भाषा के पद का भी बोध होता था। सबसे पुराना रूप कौन सा रहा हिंदी साहित्य का? तो सबसे पुराना रूप अपभ्रंश या प्राकृत भाषा। हिंदी के पदों का सबसे पुराना रूप विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में तांत्रिक, योगमार्गी, बोधो, सिद्धों की रचनाओं में मिलता है। तांत्रिक का अर्थ होता है तंत्र मंत्र, और योग का योग साधना से संबंधित। साहित्यिक रूप में कब विकास हुआ? तो राजा मुंज और राजा भोज के समय से संवत 1050 के लगभग ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य और काव्य रचना के रूप में मिलने लगा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी हमारे ऐसे ही बनते हैं कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव यानी कि शुरुआत कब से मानी जाती है? तो अपभ्रंश से शुरुआत मानी गई। काव्य के रूप में हिंदी साहित्य का शुरुआत कब से हुई? तो जिस प्रकार गाथा कहने से प्राकृत भाषा का बोध हो, उसी प्रकार दुहा या दुहा कहने से अपभ्रंश भाषा के पद का बोध होता है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जाए तो आप यहाँ पे आंसर दे जाएंगे। सबसे पुराना रूप क्या माना जाता है हिंदी साहित्य? तो अपभ्रंश और प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना रूप विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में तांत्रिक और योग मार्गी बोधों और सिद्धों की रचनाओं में मिलता है। तो सबसे पुराना रूप कहाँ पे मिलता है? तांत्रिक और योगमार्गी बोधों की सिद्धों की रचनाओं से। साहित्यिक रूप में कब से माना गया हिंदी साहित्य का विकास? तो साहित्यिक रूप में राजा मुंज और राजा भोज के समय संवत 1050 से लगभग ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध और साहित्य काव्य रचना के रूप में मिलने लगा था। आदिकाल की समय सीमा। आचार्य शुक्ल के अनुसार काल निर्धारण हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 ईस्वी तक आचार्य महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। अन्य मत है शिव सिंह सरोज का उल्लेख किया गया। जनश्रुति के अनुसार कुछ लोग इसका आरंभ और पीछे ले जाते हैं। कहा जाता है कि संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्यपुन नामक बंदीजन ने दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखा था, परंतु इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ। कि माना था कि जो शिव सिंह सरोज द्वारा लिखी गई जनश्रुति के अनुसार यह लोगों ने इसका जो विकास बताया था, सीमा बताई थी कि भोज के जो पूर्व पुरुष थे, जो पूर्वज थे, राजा मान के सभा सद पुष्य पुंड नामक बंदीजन ने दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखा था। तो बंदीजन नामक ने क्या लिखा था? दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखा, परंतु इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिला। वीर गाथा काल का नामकरण का आधार क्या रहा?
मतलब किस आधार पर वीर गाथा काल नाम पड़ा। प्रारंभिक 150 वर्ष आदिकाल की इस लंबी परंपरा के शुरुआती 150 वर्षों के भीतर किसी एक विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होती। इस काल में धर्म, नीति, श्रृंगार और वीर रस से जुड़ी सभी प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी हमें याद करना है कि इस काल की जो रचनाएं थी वो किन किन से थी। धर्म से संबंधित, नीति से, श्रृंगार और वीर रस से जुड़ी सभी प्रकार की रचनाएं किसमें होती थी? दोहों। मुस्लिम आक्रमण और राज्याश्रित कवि, यानी कि जो मुस्लिम आक्रमण होते थे और राज्यों के आश्रय में रहने वाले कवि, जिसके बाद जब भारत पर मुसलमानों के आक्रमण का दौर शुरू हुआ, तब हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बनने लगी। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि वीर गाथा काल का नामकरण का आधार क्या है, तो उनमें ये सारे पॉइंट आपके आ जाएंगे। रासो काव्य परंपरा, राजाओं के आश्रय में रहने वाले कवि और चारण आपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों, युद्धों और गाथाओं का वर्णन करने लगे। इसी प्रबंध परंपरा को रासो नाम से जाना जाता है। तो रासो नाम कैसे किसे कहते हैं? तो रासो का अर्थ यहाँ से मिल जाएगा, रासो काव्य परंपरा, राजाओं के आश्रय में रहने वाले कवि चारण अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों और युद्धों और गाथाओं का वर्णन करने लगे थे। यानी कि जो कवि जिस राजा के शासन में रहता था, राजा के समय में रहता था, तो वो उसी कवि उसी राजा के युद्धों से और उसके पराक्रमपूर्ण युद्ध की वीरता की गाथाएं गाता था। इसी प्रकार इस प्रबंध परंपरा को रासो नाम से जाना जाता है। नामकरण, इसी वीररस प्रधान रासो साहित्य को मुख्य लक्ष्य बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल कहा। तो इसका कारण बता दिया इन्होंने। क्या कारण था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल क्यों कहा था? क्योंकि उस समय के जो कवि थे, उस समय जो राजाओं की जो प्रशंसा करते थे, उनकी वीरताओं का, उनके योद्धाओं का और वीर रस का भरपूर प्रयोग किया गया था दोहों में। तो इस कारण से इसे वीर गाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अपभ्रंश और प्राकृताभास हिंदी का अर्थ किस किसे कहते हैं? अपभ्रंश और प्राकृताभास का हिंदी में क्या अर्थ समझते हो आप? तो भाषा का स्वरूप, लेखक बताता है कि इस काल में जो साहित्यिक सामग्री मिलती है, उसमें से कुछ असंदिग्ध यानी कि पूरी तरह स्पष्ट, असंदिग्ध का मतलब पूरी तरह स्पष्ट है, और कुछ संदिग्ध जो प्रामाणिक सामग्री है, उसकी भाषा अपभ्रंश अथवा प्राकृताभास हिंदी है। असंदिग्ध का अर्थ है पूरी तरह से स्पष्ट न प्राप्त होना, और संदिग्ध का मतलब कुछ संदिग्ध जो प्रामाणिक सामग्री मानी जाती है। बोलचाल की भाषा से भिन्नता, यह प्राकृत की रूढ़ियों से बंधी हुई थी। उस समय की सामान्य बोलचाल की भाषा नहीं थी, बल्कि कवियों की साहित्यिक भाषा थी। यानी कि जो प्राकृत भाषा थी, उस समय साधारण बोलचाल की भाषा नहीं थी, ये किसकी थी? साहित्यिक भाषा। परंपरा का प्रभाव, किस प्रकार परंपरा का प्रभाव पड़ा? तो जिस प्रकार आधुनिक काल में कवियों ने पुरानी परंपरा के तत्सम संस्कृत शब्दों, विभक्तियों और क्रिया रूपों का प्रयोग जारी रखा, उसी प्रकार उस समय के कवि भी अपने से सैकड़ों वर्ष पुरानी काव्य परंपरा भाषा का व्यवहार कर रहे थे। काव्य भाषा बनाम बोलचाल भाषा की भाषा किसे कहते हैं? कालक्रम के अनुसार उदाहरण दीजिए। तो लेखक ने विभिन्न शताब्दियों के उदाहरण देकर स्पष्ट किया कि एक तरफ रूढ़िवादी काव्य भाषा चल रही थी, तो दूसरी तरफ जनता की बोलचाल की भाषा में साहित्य रचा जा रहा था। एक तरफ तो रूढ़िवादी भाषा काव्य की भाषा चल रही थी, लेकिन दूसरी जो तरफ था, वो साधारण बोलचाल में साहित्य की रचना होने लगी थी। 14वीं शताब्दी में विक्रम की 7वीं शताब्दी के मध्य का समय कैसा था? तो पुरानी परंपरा काव्य भाषा में इस काल में संभवतः सारंगधर नाम के एक कवि हुए, जिनकी रचना थी हमीर। हमीर की वीरता का वर्णन पुरानी अभ्रस मिश्रित भाषा में किया गया था। जो सारंगधार की रचना थी, सारंगधर हमीर में, उसमें हमीर के जो राजा थे उसकी वीरता का उसमें पुरानी अभ्रस मिश्रित भाषा में उसका वर्णन किया गया। इसे उदाहरण के अनुसार समझते हैं। ये पंक्तियां दी है। चलिया वीर हमीर पा अभर मैनी कंपे दिगमन नह आधार धूली सुरह। अच्छा, तो नई परंपरा बोलचाल की भाषा, इसी समय दिल्ली में अमीर खुसरो जनता की आम बोलचाल की खड़ी बोली हिंदी में पहेलियां और मुकरियां भी लिख रहे थे। उदाहरण,
ये अमीर खुसरो का है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। 15वीं शताब्दी का है। विद्यापति को दोहरा प्रयोग। मैथिल कोकिल विद्यापति ने इस काल में 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया। 2 प्रकार की कौन सी? नंबर 1 प्राकृत भाषा, पुरानी काव्य भाषा, जिसे अवहट भाषा भी कहा गया। इसमें उन्होंने कीर्तिलता, कीर्ति पताका जैसे ग्रंथों की रचना की। अवहट भाषा में कौन सी रचनाएं की थी? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। उदाहरण है इनकी पंक्तियां हैं। किसकी? विद्यापति की। बालचंद बिज्जावई भाषा, दुहु नहीं लगऊं दुज्जन हासा। देसिल बयाना, बोलचाल की देसी भाषा। देसिल बयाना का अर्थ है बोलचाल की देसी भाषा। उन्होंने बोलचाल की मैथिली में पदावली की रचना की। उन्होंने स्वयं दोनों भाषाओं के भेद को स्पष्ट करते हुए यहाँ लिखा है, देसिन बयाना सब जन मिठा, ते तैसन जब हो अट्ठा। अर्थात अपने देश की मिट्टी सभी को अच्छी लगती है। अर्थात देसी भाषा सबको मीठी लगती है, इसलिए मैं वैसा ही अवट और अपभ्रंश है का रूप लिख रहा हूं। ये किसने कहा? विद्यापति ने। कबीरदास की अटपटी बानी। इसी शताब्दी में कबीरदास अपने सदुकड़ी और उलट बासियों अटपटी बानी के माध्यम से आध्यात्मिक उपदेश दे रहे थे, जिसे समझने में बड़े बड़े विद्वान भी विचार करने पर मजबूर हो जाते हैं। आगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। निष्कर्ष है, अंत में निष्कर्ष दिया गया कि अपभ्रंश की ये साहित्यिक परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। इसके बाद धीरे धीरे पुरानी अपभ्रंश भाषा का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो गया और लोक भाषा, देसी भाषा, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि ने पूर्ण रूप से साहित्य में अपना स्थान बना लिया। जो पहले पुरानी अपभ्रंश भाषा में साहित्य लिखे जाते बोलचाल की भाषा थी, अब उसका रूप किसने ले लिया था? देसी भाषा, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि ने। अवधि में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधि भाषा में पूर्ण साहित्य लिखे जाने शुरू हो गए थे। सारंगधर की हमीर की वीरता का वर्णन है इसमें। हमीर रस की ये पंक्तियां हैं। चलिए वीर हमीर पाभर में काम पे, दिगमन ने आधार धुली सुरई अच्छाई। अब इन पंक्तियों का क्या है? अर्थ सहित जितनी भी ये पंक्तियां दी गई तो इनका अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो इन पंक्ति का अर्थ हिंदी में, जब वीर राजा हमीर युद्ध के लिए चलते हैं तब उनके पैरों के भार सेना के दबाव से पृथ्वी कांपने लगती है। इतने योद्धा और वीर थे हमीर राजा। उनकी विशाल सेना के चलने से जो धूल उड़ती है उसे दसों दिशाओं पर आकाश में अंधकार छा जाता है और वह धूल सूर्य के रथ को भी ढक लेती है। अमीर खुसरो की पहेली है। ये सब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक की है। प्रकरण 1 में जो पंक्तियां दी गई हैं उनका अर्थ है यह अमीर खुसरो की एक प्रसिद्ध पहेली है, जिसका सीधा अर्थ है कि एक स्त्री ने बड़ा अचरज यानी कि आश्चर्य का काम किया। उसने एक सांप को मारकर पिंजरे के अंदर डाल दिया। उत्तर होगा बुझावेल। इस पहेली का उत्तर है दिया और बाती। उत्तर क्या है इसका? दिया। पहेलियों में भी पूछा जाता है दिया और बाती। पहेली का अर्थ उत्तर है दिया और बाती या चिराग या सांप जलती हुई बत्ती। तो ये भी पूछा जा सकता है सांप क्या है, किस रूप में वर्णन हुआ है? बत्ती को कहा गया है। और पिंजरा दीपक यानी कि लैंप को कहा गया। जैसे जैसे बत्ती जलती है वैसे वैसे तेल सोखती जाती है। विद्यापति पुरानी काव्य भाषा अवहट की ये पंक्तियां हैं विद्यापति की। बालचंद बिज्जावई भाषा दुहु नहीं लगई दुज्जन हासा। अर्थ है महाकवि विद्यापति कहते हैं कि बालचंद द्वितीय का चंद्रमा और विद्यापति की भाषा अवध अपभ्रंश ये दोनों ही इतनी पवित्र और सुंदर है कि इन पर दुर्जनों की यानी कि दुष्ट लोगों की हंसी या उपहास का कोई असर नहीं होता। दुर्जन लोग इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जैसे बालचंद्र को हर कोई शीश नवाता है, वैसे ही इस भाषा का भी सब सम्मान करते हैं। इस पंक्तियों में भाषा के सम्मान की बात कही गई। कबीरदास उलटबासी अटपटा बानी। ये कबीरदास की पंक्ति है। आंगिन जो लागी नीर में कंदो जालिया झारी, उत्तर दक्षिणा के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। अर्थ है रहस्यवादी रूपक है। कबीर जी कहते हैं कि सांसारिक रूप से असंभव बात हुई है
कि पानी में आग लग गई और पानी के नीचे कीचड़ कंदों भी जल भस्म हो गई। इस रहस्य को उत्तर और दक्षिण भारत के बड़े पंडित और विद्वान सोच सोच कर भी समझ नहीं पा रहे। यानी कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो गया? अतिशयोक्ति। यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात की गई, अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। आध्यात्मिक अर्थ में दो तरह में अर्थ दिया है, एक तो रहस्यवादी रूपक में, दूसरा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में यहाँ नीर का अर्थ क्या है? पानी के अर्थ और मानव शरीर या हृदय के शांत विकार से, और अग्नि का आग का अर्थ ज्ञान की अग्नि से लिया गया है। यानी नीर का जल से और अग्नि का ज्ञान से। जब गुरु की कृपा से हृदय में ज्ञान की अग्नि जलती है तो शरीर के भीतर छिपा हुआ विकारों का कीचड़, अज्ञान वासना पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाता है। इस गहरे आध्यात्मिक अनुभव को साधारण विद्वान नहीं समझ पाते। विद्यापति देसी भाषा के महत्व पर यह पंक्ति लिखी गई है विद्यापति ने। देशील बयाना सब जन मिठा, ते तैसन जपो अवठा। विद्यापति कहते हैं कि देसी भाषा आम बोलचाल की भाषा या मैथिली सब लोगों को बहुत मीठी लगती है, इसलिए मैं अपनी बात को भी उसी लोक भाषा के स्वाद के साथ मिलाकर इस अवध साहित्यिक अपभ्रंश में कह रहा। तो ये पंक्तियां थी इंपोर्टेंट है। साथ के साथ यहाँ पे ये कवि दिए गए हैं। कवियों और कालक्रम को आसानी से याद रखने का स्रोत शिव, गिरियसन और मिर्स। शिव से शिव सिंह सैगर 1883, गिरियसन से 1889 नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखक रहे। मिर्स बंधु से बंधु 1913 में। ये तीन भाई थे, श्याम बिहारी, सुख बिहारी और गणेश बिहारी। तीनों भाइयों ने मिलकर मिर्स बंधु विनोद की रचना की। अब जो पिछले वर्ष इसमें विगत प्रश्नों के कैसे पूछे जाते हैं, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम व्यवस्थित रूप कौन सा माना जाता है? प्रश्न यहाँ पे है, तो आंसर होगा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1889 ईस्वी को हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें पहली बार कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, आदि काल को वीर गाथा काल नाम देने का आधार क्या था? तो आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देने का मुख्य आधार उस समय की वीर रस प्रधान रचनाएं थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस काल की प्रसिद्धि रचनाओं में वीरता का वर्णन मुख्य था, इसलिए उन्हें वीर गाथा काल कहा गया। आधुनिक आदिक काल में रीति काल नियमन गान करती है, क्वेश्चन है ये। दूसरा, रीति काल से आधुनिक काल काली है क्या? तो उत्तर होगा, रीति काल के कवियों के परिचयात्मक विवरण के लिए शुक्ल जी ने मिर्स बंधु विनोद ग्रंथ को आधार बनाया था। ये कहा गया था कि भूमिका में पूछा था ये क्वेश्चन कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन की पुस्तकों की सहायता से अपना इतिहास ग्रंथ में लिखा था? किन पुस्तकों की सहायता ली थी? तो मिर्स बंधु विनोद की पुस्तकों से सहायता। कबीर के निर्गुण संतमन पर वर्जियानी सिद्धों और नाथ पंथियों का क्या प्रभाव था? तो आंसर होगा, कबीर दास जी ने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वप्रमुख संत कवि थे। उनके वैचारिक और साधना परक दृष्टिकोण पर आदिकालीन सिद्धों और नाथपंथियों का बहुत गहरा प्रभाव था, जिससे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो इस जाते हैं PYQ में, चाहे प्री हो या मेन, तो आप ऐसी ही तरह से तैयारी करेंगे और इस बुक को इसी तरह से पढ़ेंगे। तो इसका आंसर ऐसे भी, और सामाजिक रूढ़ी और बाह्य आडंबरों का खंडन। सिद्धों और नाथों की तरह कबीर ने भी समाज में व्याप्त जाति पाति छुआछूत धार्मिक कर्मकांडों मूर्ति पूजा और तीर्थाटन जैसे बाह्य आडंबरों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने खोखले पुस्त के ज्ञान की जगह स्वानुभूत आखन देखी को महत्व दिया। अंत ये साधना और योग पद्धति पर बल दिया। कबीर के काव्य में परिभाषा शब्दावली जैसे ईड़ा, पिंगला, सुषमना, अनहद, नाद, कुंडलनी, जागरण और अष्टक पूरी तरह से नाथपंथियों की हठयोग साधना से ली गई है। ईश्वर को बाहर खोजने के बजाय अपने भीतर, घट के भीतर खोजने की प्रवृत्ति नाथों के प्रभाव से आई है। यानी कि जो हम बाहर ढूंढते हैं कि ईश्वर मंदिर में है उसमें, लेकिन क्या है, ये कहते हैं ईश्वर हमारे अंदर है, हमारी जो आत्मा है वही हमारा ईश्वर का स्वरूप है। तो अपने अंदर ही ईश्वर को ढूंढो। उलटबासियों और रहस्यवाद। कबीर की प्रसिद्ध उलटबासियों जैसी काव्य शैली जो देखने में उल्टी हो या विरोधाभासी लगे,
लेकिन जिसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ हो। सिद्धों की संध्या भाषा और अर्थभाषी शैली से सीधे तौर पर प्रभावित है। निराकार निर्गुण ब्रह्मा की अवधारणा। सिद्ध और नाथ ईश्वर के किसी साकार रूप को नहीं मानते। इसी का अनुसरण करते कबीर ने भी घट घट व्यापी अजन्मा और निरंकार निर्गुण राम की उपासना का संदेश दिया। मुख्य अंतर। जहां नाथ पंथी अपनी साधना में अत्यंत शुष्क और नारी विरोधी थे, वहीं कबीर ने नाथों की इस शुष्क हठयोग साधना में सूफियों के प्रेम तत्व और वैष्णव की प्रपत्ति भक्ति को जोड़कर इसे जन साधारण के लिए सुलभ और सरस बना दिया। तो ये सारे हमारे उस क्वेश्चन में आंसर है। फिर है हिंदी साहित्य का विभाजन 900 वर्ष को, ये मैं भूमिका में करा चुकी हूँ आपको। तो उत्तर माध्य काल, आधुनिक काल, ये सब हम कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।